सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आप सभी लोग जिस प्रेम, स्नेह, सद्भाव के साथ कृष्ण पटनायक जी पर चल रहे एकाग्र को सुनते रहे, देखते रहे, पसंद करते रहे, सचमुच आप सभी मित्रों का इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। साथियों, 30 जून 2022 को हमने कृष्ण पटनायक जी के जन्मदिन के अवसर पर यह एकाग्र शुरू किया और आज 15 जुलाई है और हम उन पर हो रहे एकाग्र की इस 16वीं और अंतिम कड़ी में हैं। आज कृष्ण पटनायक जी पर चल रहा यह एकाग्र फिलहाल के लिए विराम लेगा और हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ वाणी मंजरी दास जी जुड़ी हुई हैं। जिन मित्रों ने आज के कार्यक्रम के कार्ड देखे, जनसुलभ पुस्तकालय पर इसकी सूचना देखी, वे तो इस बात को खैर जान ही रहे हैं। मित्रों, वाणी मंजरी दास कृष्ण पटनायक जी की अर्धांगिनी हैं और इन दोनों का दाम्पत्य जीवन किन आदर्शों से भरा हुआ है, किन मूल्यों से युक्त है, इसे भी हम सभी जानते समझते हैं। आज कृष्ण पटनायक जी के उन सभी निजी और निजेतर प्रसंगों पर भी चर्चा होगी। कोई बड़ा नेता, कोई विशाल व्यक्तित्व इतना समाज को समर्पित हो जाता है कि उसके लिए निजी और निजेतर का भेद करना भी मुश्किल हो जाता है। एक परिवार जिसमें वह और उसकी पत्नी होती है, मात्र वही एक परिवार उसके लिए नहीं होता, वह पूरे देश, समाज को अपने उस बृहत्तर परिवार का हिस्सा मान लेता है। इसलिए आज जब हमारे साथ वाणी मंजरी दास जी जुड़ी हुई हैं, तो हमें आज के वक्तव्य का सबसे समीचीन शीर्षक यही लगा, कृष्ण पटनायक बृहत्तर परिवार के आग्रही। सचमुच में कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता एक ऐसे विशाल भावपटल पर अपनी बातों को रखता है, अपने हृदय को इतना बड़ा करता है कि वह परिवार के साथ देश दुनिया को भी उसी का हिस्सा मान लेता है, उससे अटूट रूप से जुड़ जाता है। और तभी तो इन 15 कड़ियों में तमाम वक्ताओं ने अपनी व्यस्तताओं के बावजूद, अपनी उलझनों के बावजूद, तकनीकी बाधाओं के बावजूद अपनी बात रखी, उन पर बोलने के लिए सहर्ष तैयार होते रहे। आप में से कई लोग इस बात को जानते हैं कि वाणी मंजरी दास जी शास्त्रीय गायिका हैं। आज भी वे शीघ्र सोती हैं और सुबह जल्दी उठती हैं, इसलिए कि वे अपना रियाज कर सकें। और हमें इस बात का खेद भी है कि हमारे कारण आज उनकी दिनचर्या कुछ प्रभावित भी हुई है। मैंने अनुरोध किया कि इस एक दिन को आज वे हम लोगों के हिसाब से थोड़ा सा बदलें। उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया, हम सचमुच उनके आभारी हैं। वाणी मंजरी दास जी केंद्रीय विद्यालय में शास्त्रीय संगीत पढ़ाती रहीं और संगीत की सादगी और साधना
दोनों इनके जीवन में अनवरत अपनी जगह बनाई हुई हैं। लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो आज हम स्वयं उनके मुख से सुनेंगे। किशन पटनायक जी के कामों को आगे बढ़ाने में, उनकी लिखी हुई सामग्री को सबके बीच लाने में निरंतर वाणी मंजरी दास जी संलग्न हैं। और कई ऐसी पुस्तकें इस बीच किशन जी की हमारे सामने आई, जिनके आने में वाणी मंजरी दास जी का एक बड़ा योगदान है। अशोक सेक्सरिया हों, सुनील जी हों या गंगा प्रसाद हों, तमाम लोगों ने किशन जी पर आई पुस्तकों की लिखी गई भूमिकाओं में इस बात को स्वीकारा है। अब मैं उनको बुलाता हूं और इसके पहले एक दो बातें और कर लूं। वाणी मंजरी दास एक सीधी सरल महिला जो उड़ीसा बंगाल के बॉर्डर से ताल्लुक रखती हैं और स्कूली जीवन में ही संगीत के प्रति इनकी रुचि इस तरह से विकसित हुई कि कटक उड़ीसा से सीधे पुणे महाराष्ट्र पहुंचती हैं और वहां संयोग देखिए कि समाजवादियों के बीच ही अपना जीवन शुरू करती हैं। संगीत की शिक्षा के लिए इन्हें स्कॉलरशिप मिला और ये उड़ीसा से महाराष्ट्र जाती हैं, कटक से पुणे पहुंचती हैं। मित्रों, एक दो खूबियां और बतला दूं। वह खास हैं, वाणी मंजरी दास जी कई भाषाओं में गाती हैं और जब उड़ीसा में थी तो 7वीं तक की पढ़ाई उड़िया माध्यम में की और जब पुणे पहुंचती हैं तो आगे की पढ़ाई मराठी माध्यम से करती हैं। और ऐसे कई कारण रहे, उस समय की कुछ ऐसी योजनाएं थीं जिसके कारण आज वाणी जी बहुत ही आराम से सिद्धहस्त रूप में कई भाषाओं में शास्त्रीय गायन करती हैं। तो आइए आज की इस कड़ी में हम उनकी यात्रा को भी जानें, समझें, उन्हीं से सुने और उस यात्रा में किशन पटनायक जी किस तरह से आते हैं स्वयं उन्हीं से जानते हैं। जी वाणी जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। बहुत नमस्कार आपको, लेकिन एक अनुरोध है कि बीच बीच में आप पूछेंगे, जैसे जी इंटरव्यू जी करते हैं, आप पूछेंगे तो मुझे बोलने में आसान होगी। जी जैसे मैं जी ही बोलती जाऊं, जी अपनी बड़ाई करते जाऊं, वो मुझे पसंद नहीं है। ऐसे किशन जी हम दोनों ने तय किए थे, कोई किसके बारे में नहीं बोलेंगे। वो मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ते थे, मैं उनकी नहीं पढ़ती। लेकिन ऐसा एक समय है, वो पढ़ नहीं सकते थे, नहीं रहते थे, तो मुझे बोलते थे तुम पढ़ के जवाब दे देना, या तो कुछ होगा तो मैं कभी फोन करूंगा तो तुम बता देना। कभी फोन करेंगे, तब तो फोन तो होता नहीं था उस जमाने में, लेकिन कभी कभी चिट्ठी में भी लिख के बताना पड़ता था। लेकिन आप पूछेंगे तो मुझे आसान रहेगा। मैं जी जी अपनी बिल्कुल। शुरुआत करूंगी, कैसे हाँ कैसे मैं पुणे पहुंच गई। हाँ, बताइए प्लीज। पहुंच गई, फिर किशन जी से मैंने पुणे में कभी नहीं मिली, ना किशन जी को मैं जानती थी, नाम भी नहीं जानते थे, क्योंकि कोई ऐसा चर्चा ही नहीं था। वो सुदूर कलाहांडी के हैं, जहां पर उड़ीसा खत्म होती है, और जहां पर उड़ीसा शुरू होता है बंगाल के बाद, वहीं के रहने वाली मैं हूँ। इसीलिए उनका मेरा संबंध कैसा आएगा, कभी भी नहीं आया। जब आया, बहुत तब दूर हो चुकी, देर भी हो चुकी। अच्छा, फिर मैं अपने बारे में बोलूं। जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं, हम सभी लोग सुन रहे हैं आपको। जी, जानबूझकर मेरी आपके स्क्रीन बचपन, को स्लो कर देता हूं। जी हाँ, कुछ कोई बात नहीं, जी चलेगा। जी जी मुझे जी ऐसा कर देने से भी मैं समझ जाती हूँ। हाँ सबसे बड़ी बात है, मैं उड़िया लड़की हूँ, मध्यवित्त परिवार से आई हूँ,
और कुछ कुछ मेरी जैसी किताब है उस पर लिखा है क्या क्या हुआ बचपन में। ऐसा हर जगह में होता रहता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। उसके बाद मैं किस तरह कटक आ गई। कटक में मुझे आना पड़ा कटक। वहाँ कला विकास केंद्र था, उधर मेरा दाखिला हो गया और आधे पैसे में वहाँ सीखने के लिए मिला। उस जमाने की अभी भी वो कला विकास केंद्र है, हमारे उड़ीसा का सबसे बढ़िया गाना नाच सिखाने वाला केंद्र है, अभी भी है, हॉस्टल भी है। और उस जमाने में भी था। ऐसा एक दिन आया जब यहाँ स्कॉलरशिप के लिए सब बच्चे जाते थे, तो कला विकास केंद्र में मुझे बताया गया कि अरे बानी तुम जाओ ना, घर जाओ जाओ इंटरव्यू दे दो। मैंने कहा भैया मैं क्यों जाऊं, नहीं तुम अगर जाओगी तो इंटरव्यू में पास हो जाओगी तो तुमको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो फिर तुम जाके बाहर सीख सकती हो। कहाँ जाऊंगी उसके बारे में नहीं, लेकिन ऐसा हुआ उस जमाने में। जो इंटरव्यू होता था बड़े बड़े लोग आते थे, संस्कृत के पंडित भी आते थे, गाने वाले बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जिनको कि मैंने कभी देखा नहीं था। उस जमाने में रिक्शा भी नहीं था, बैलगाड़ी में जाना पड़ता था। मैं भुवनेश्वर स्टेशन उतर के बैलगाड़ी में बैठ के चली गई। 4 अन्य पैसे में इंटरव्यू की जगह पर पहुंच गई। नाम भी लिखा के वहां सारा जैसे होता है वो सारा पूरा करके फिर मैंने कहा कि मैं आई हूँ ऐसे जाने के लिए। तो सर्दी बहुत थी उस जमाने में, भुवनेश्वर में बहुत सर्दी पड़ता था, गर्मी के दिन में भी कंबल ओढ़ के सोना पड़ता था। पेड़ जंगल बहुत सारा था, जबकि अभी नहीं है, गर्मी होता है। तो जब मैं गाने के लिए गई, मेरा नंबर आया, तब मुझे बहुत सर्दी लगी। तो पास में एक औरत बैठी हुई थी, शॉल ओढ़ी हुई थी। मैंने पूछा कि तो तुम्हारा शॉल थोड़ा सा दोगी क्या। बोला क्यों। मैंने कहा मुझे सर्दी लग रही है, मैं जब इंटरव्यू दे के आ जाऊंगी तो तुमको वापस कर। उसने दे दिया मुझे। वो इस बात की मुझे याद है कि उस जमाने में मुझे पता नहीं था कि भुवनेश्वर में इतना सर्दी पड़ती है। मैं शॉल बिल्ला लाई नहीं थी, उसने दिया तो फिर मैं स्टेज पे जाके गाना गाई और आ गई। और फिर मैंने सोचा पता नहीं मैंने गाना कैसे गाया क्या क्या। तो बैठे थे खूब विद्वान लोग थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने सोचा शायद यही लोग तय करेंगे। उनको जाके मैंने पूछा मैं अच्छी गाई क्या। तो मुझे बोले तुम कहाँ से सीखी। तो मैंने कहा मैं कला विकास केंद्र से। तो तुम तो अच्छी गाती हो। तो फिर ठीक है तुम जाके बैठो, मैं बैठ गई। आधा घंटे के बाद फिर मैंने पूछा, क्योंकि ट्रेन में जाना ना है, उस जमाने में बस ट्रेन चलता था, ट्रेन में जाना पड़ेगा, रात को 9-10 बजे ट्रेन मिलेगा। तो फिर मैंने पूछा क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा क्या। बोले तुम क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर बाहर भेजेंगे तो पैसे कहाँ से लाऊं। तो बोले नहीं 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 नहीं, तुम कहाँ जाओगे बोलो। मैंने कहा नहीं नहीं आप जहाँ भेज देंगे मैं चली जाऊंगी। तो उन लोगों ने तय किया ठीक है तुमको भेज देंगे, आप कहीं अच्छी जगह में भेज। फिर मैं चली गई। 5-6 दिन के बाद मेरे घर में चिट्ठिया गया कि तुम सिलेक्ट हो गई, तुमको 75 रुपये महीने में देंगे और तुम पुणे जाके वहाँ फिर घर की तैयारी हो गई, घर में पैसे वैसे देंगे तो टिकट विकेट काट के जाएंगे। 3-4 ट्रेन बदल के जाना पड़ता था उस जमाने में। पुणे रोड जाओ, फिर हैदराबाद जाओ, हैदराबाद से पुणे जाओ, कल्याण जाओ, कल्याण से फिर पुणे जाओ, इस तरीके का था। ठीक है फिर कोई भी तरीके से वहां पहुंच गए, फिर मेरा उधर दाखिला विखिला सारा हो गया। इसके साथ साथ संगीत के पढ़ाई के साथ साथ स्कूल भी ज्वाइन कर ली। तो मराठी तो आता ही नहीं था, लेकिन हिंदी थोड़ा बहुत जानती थी, हमारे स्कूल में हिंदी ली थी मैं। तो हिंदी लिपि तो जानती थी लेकिन मराठी बिल्कुल समझता नहीं। बहुत तकलीफ हुआ, जब कह के बैठ जाओ मैं बैठती नहीं थी, खड़ी रहती थी। उनका बोलना तो ठीक था लेकिन मुझे समझता तब ना।
तो इसीलिए कई कई बार पनिशमेंट मिलने से मुझे खड़ा होना भी पड़ता था क्लास। ये तो समझते नहीं है, देरी से क्यों आती हो? मुझे देरी का समझता नहीं था। मैं बोलती थी देरी हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाद में धीरे धीरे समझ में भी आया। तो ऐसे करते करते मेरा वहाँ का पढ़ाई भी चलता रहा, जिंदगी भी चलती रही। धीरे धीरे मैं इधर उधर गाने लगी, और स्कूल प्रोग्राम हो, कहीं हो, इधर उधर हो, जाके मेरा जिंदगी आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने से क्या है, एक दिन मेरे साथ पड़ोस वाले सारे समाजवादी लोग रहते थे। उस जमाने में पीएसपी लोग बहुत होते थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। एस एम जोशी, एम जी गोरे, सब बड़े बड़े लोग, भाई बंदे वगैरह सब रहते थे। मेरे पड़ोस के घर में ही आते थे। उन लोगों ने मुझे देखा, ये लड़की कहाँ से आई, क्यों जाती है, क्या करती है। जिन मैं जा रही थी, मुझे बुलाया कि तुम इधर आओगी। तो मैं गई। कहाँ से आई हो? मैंने कहा उड़ीसा से। और क्या करती हो? मैंने कहा यहाँ रहती हूँ, जाने के लिए आई हूँ उड़ीसा। तो ठीक है, तुम आया करो मेरे साथ, बहुत दोस्ती बनाए। मेरा मैं नहीं जाने से पूछेंगे क्यों नहीं आती हो। फिर मेरे घर आते थे, मुझे मराठी सिखाते थे। मराठी में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, वो सिखाए। दूसरी बात बोले कि तुमको कभी कभी मुझे पैसा टाइम से मिलता नहीं मिलता था, तो मुझे मराठी, मुझे उन्होंने कहा उड़िया जो भाषा है उसमें कोई लिखते हैं, उसको तुम मराठी में अनुवाद करो। हम लोग उसको छपाएंगे और तुमको पैसा देंगे, जो लिखा है उसको भी पैसा देंगे। उस जमाने में नलिनी सतपथी लिखती थी, बीणा पाणी महांती एक थी, कॉलेज में लेक्चरर थी, वो भी लिखती थी। मैं उन दोनों को पढ़ी थी, तो उन्हीं का लेके मैं लिखती थी। मुझे सिखाते थे समाजवादी लोग कि तुम ऐसे लिखो, ये करो, वो करो, उसको छपाते थे। उस जमाने में जो लिखा है उनको 25 रुपए भेजते थे, और मुझे 25 रुपए देते थे, लेकिन तुरंत बन जाता था पैसा। और आजकल मैं देखती हूँ उड़ीसा में जो लोग लिखते हैं, वो लोग बोलते हैं क्यों लिखेंगे, पैसा तो मिलता नहीं है। लेकिन उस जमाने में मैंने देखा मराठी में जो लोग लिखते थे, लिख के पैसा कमा के उसी से उनका गृहस्थ भी चलता था। अभी भी ऐसा है, कुछ लिखने से तुरंत पैसा मिल जाता है। इंदुमती केलकर और सिपात केलकर दोनों जो थे, वो लिख के पैसा कमा के उसी से चलते थे। उनका घर गृहस्थी, आना जाना, सारा काम, घर का किराया वगैरह देना, सारा चलता था। अभी भी लोग ऐसा हैं जो ये काम करते हैं। और इसी से वो सिखाने से मेरा मराठी की तालीम मेरी बहुत अच्छे से हुई। मराठी में गाने भी लगी, और मराठी बात भी मैं करती हूँ। अभी भी वो लोग मुझे भेजते हैं मैगजीन। अरे तुमको नहीं मैगजीन भेजेंगे तो मराठी भूल जाओगे। सुगावा करके एक मैगजीन है, हमेशा मेरे पास महीने में एक बार निकलता है, आके हाजिर हो जाता है। तो उससे क्या होता है, पुणे के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में मैं सारा खबर रखती हूँ। और कभी मुझे कुछ बीमारी हो गया, मेरे दोस्त लोग भी अभी हैं, उनके पास पहुंच जाती हूँ, वो लोग भी आ जाते हैं मेरे पास। और मराठी सीखने से मराठी लोग मुझे घर के लोग लगते हैं। जैसे उड़ीसा में उड़िया लोग जो मेरे घर के लोग होते थे, ऐसे ही मुझे मराठी लोग भी अपने घर के लोग। और अपनापन भी उन लोगों में अभी तक मेरे साथ है। राष्ट्र सभा दल का ट्रस्टी बोर्ड में भी मैं हूँ। उन लोगों ने मुझे रखा, तो मैंने उनको कहा मुझे क्यों रखते हैं, बोले तो जानती भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, तुम बहुत पुराने लोग हो। उस टाइम में राष्ट्र सभा दल में थी, जब सारे समाजवादी वहां थे, हम लोग रात में बैठते थे, और वो बच्चे लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम होता था, सिखाते थे कैसा रहना है, कैसा बैठना है, कैसे लोगों से बात करना है। इन सारी बातें जो है, सारा मैंने समाजवादियों से ही सीखा है। किशन जी की बात तो बहुत बाद में आई मेरी जिंदगी में, लेकिन तब तक मैं ना उनको जानती थी, ना उनके बारे में कुछ मेरा हाल जानना कोई जरूरत भी नहीं था। ऐसे ऐसे दिन बीतता गया और मैं आगे बढ़ती गई। कभी कभी स्कॉलरशिप नहीं मिलने से मैं पिक्चर लाइन पकड़ ली। पिक्चर लाइन मैंने मराठी पिक्चर वाली। मराठी में ऐसा एक बात है, जो भी जाता है पुणे, अभी भी है,
जो भी जाते हैं उधर, अगर उसको खाने पीने का कोई तकलीफ हो गया, रहने का तकलीफ हो गया, ये जो समाजवादी लोग हैं, राष्ट्र सेवा दल के लोग हैं, वो क्या करते हैं, किसी के घर रखवा देते हैं, और फिर उनका 1 साल के लिए के बाद कुछ काम कर देना पड़ता है उनके घर में। ऐसे मुफ्त में रहेंगे खाएंगे, काम करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो काम करने से रहने को मिल जाता है। ऐसे मुझे जो गवर्नर थे उस जमाने के, पाटस्कर मध्य प्रदेश के, उनके घर में मुझे रखवा दिया और वहाँ खाना पीना रहना सारा मेरा हो जाता था। उनके भाई की पत्नी के लकवा था, तो मैं उनको सवेरे शाम 6-6 बार चलाती थी, बस ये एक ही काम है। और इसमें कुछ बुरा भी नहीं लगता है कि हम काम करते हैं, खाते हैं, आराम से रहते हैं, और अच्छा देखभाल भी होता है। उसके बाद फिर नानाने के घर में मैं जाते, वो भी जज थे, रिटायर हो चुके थे, उनके घर में गए। सारे समाजवादियों ने मुझे हेल्प किया उधर, कितना हेल्प किया और कितने लोगों को किया, वो सारा मैंने उन्हें सिखाया। पैसे नहीं है, पैसा ले लेते थे वो लोग। पैसा नहीं है, कितना रुपए चाहिए ले ले। फिर दूसरे महीने में स्कॉलरशिप मिलने से मैं दे आती थी। लेकिन वो चीज जब मैं उड़ीसा में चलाने लगी, किसी के पास पैसा नहीं है, पढ़ नहीं पाता है, उसको पैसे देंगे, उसके पास पैसा होने से वो मुझे दे जाएगा। यहाँ ऐसा हुआ, मैं किसी को मदद की, लेकिन पैसा वापस नहीं आया कि वो लड़का भी वापस नहीं आया। यहाँ ऐसा हुआ, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है। कई कई लड़के तैयार हो गए। जैसे इनुमति केलकर के घर में मैं जाती थी, मराठी सीखती थी, वो उस जमाने में भी गाना सीखती। मेरे साथ भी कई गाने वाले थे, वो लोग भी ऐसे करके पैसा कमाते। उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा पुणे का काम खत्म हो गया, काम का मतलब डिग्री का हो गया मेरा, फिर मैं पिक्चर वगैरह में गाने लगी और मैं बॉम्बे में रहने लगी। बॉम्बे में भी मुझे ऐसा मिल गया रहने के लिए। बॉम्बे सेंट्रल में मराठी मिशन था, मराठी मिशन था, वहां पर मैं हॉस्टल में रहने लगी लड़कियों के साथ, और भारतीय विद्या भवन में काम करने लगी। ऐसे करते करते जिंदगी बढ़ता गया आगे। और पिक्चर में बैकग्राउंड म्यूजिक पे काम करना तो रात में होता है, वो भी काम करती थी, पढ़ाई भी चलता था, पिक्चर में गाती थी। ऐसा ऐसे करके धीरे धीरे जिंदगी बढ़ने लगा। इस बीच फिर मैं एक बार बैठ के भारतीय विद्या भवन में मैं गाना गा रही थी, और प्रिंसिपल बोले कि तुम गाना गाओ। मैं ठीक है। तो भारतीय कला केंद्र दिल्ली में है, वहां की जो मालकिन थी सुमित्रा चरत्रा, वो आई थी, उनको मैं नहीं जानती थी। प्रिंसिपल से बात कर रही थी, ये लड़की तो बहुत अच्छी गाती है, वो दिल्ली आएगी क्या? तो प्रिंसिपल ने उनको पूछा, आप पूछिए उनको आएगी क्या। वो मेरे पास आए, मुझे बोले तुम तो गाना गाती हो ना, कहाँ सीखी हो? मैंने पूना में सीखा। तो दिल्ली आओगी क्या? तो मैंने उनको कहा मैं दिल्ली नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं दिल्ली क्यों आऊँ? बोले देखो तुम जानती हो वहाँ भारतीय कला केंद्र है? नहीं मैं नहीं जानती। ना, तुम आओ, वहाँ बड़े बड़े सब लोग हैं, सिद्धेश्वरी देवी है, दिलीप चंद्र बेदी है, बिरजू महाराज है, और शंभू महाराज है। बिरजू महाराज, शंभू महाराज को तो मैं देखती थी, पुणे में प्रोग्राम वगैरह देखती थी उनका। ऐसे सब तुम आओ, वहाँ वहाँ रहोगे हॉस्टल में, हम तुमको पैसा देंगे, और हॉस्टल में तुमको मुफ्त रखेंगे, खाना पीना मिलेगा, 30 रुपए महीना देंगे। 30 रुपया उस जमाने में आजकल के 3,000 जैसा है। वो 30 रुपए के लिए मैंने सोचा यहाँ तो वही पिक्चर में गाने के लिए मिलेगा, तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं। चलो 30 रुपया मिलेगा तो चले जाते हैं, दिल्ली में देख लेते हैं। दिल्ली फिर मैं आई। पहले मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पर भी गाना गाती थी, पूना में। अभी जो फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हुआ, वहां जाते थे। वहाँ जो डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर, वो दिल्ली में रहते। वो दिल्ली आ गए थे, मुझे बोल के आए थे जब दिल्ली आओगी तो मेरे घर में तुम रहोगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर मैं आऊंगी तो रहोगी। वो नेपाली थे,
हप्पा उनका नाम था। मैं जब दिल्ली आने के लिए तय की बॉम्बे से, मैंने उनको चिट्ठी लिखा, तो वो बोले ठीक है तुम आ जाओ, आके मेरे साथ में। मैं तो सामान वामान नहीं ली थी, 2-3 कपड़े लेके गई थी, देखूं कैसे जगह है क्या है, ऐसे तो चला जाना ठीक नहीं है। जाके मैं दिल्ली पहुंच गई। मैं 69 में दिल्ली आई। दिल्ली आने से भारतीय कला केंद्र मुझे अच्छा लगा। हॉस्टल वगैरह भी था, अच्छा था। मेरे साथ 2 कश्मीरी बहनें रहती थी ऊपर, और बिरजू महाराज नीचे रहते थे। सारे गाने का माहौल, नाच का माहौल मुझे बहुत बढ़िया लगा। वहाँ रही, 30 रुपए तो महीने मिलते थे, खाना पीना रहना सब। खाना बनाने वाले खाना बना के चली जाती थी, हम लोग खा लेते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा दिल्ली का माहौल, और दिल्ली में रह गई। जब मैं पुनः बॉम्बे छोड़ी, उसके पहले उड़ीसा से एक आदमी, बैंक के कर्मचारी थे, सुपरिटेंडेंट थे, ये जा रहे थे पुणे। मैं तब बालासोर से पुणे जा रही, घर आई थी। मैं खड़गपुर के रास्ते से जा रही थी। बालासोर से खड़गपुर गई, खड़गपुर से चेंज की बॉम्बे में। बॉम्बे में बैठ के मैं जा रही थी। वो रास्ते में उठे, ट्रेन में उठे। उस जमाने में आजकल जैसा रिजर्वेशन नहीं था। वो कहीं भी बैठा, कुछ किया, टिकट बनाया, बैठ गया। मैं भी अपना बजट हुआ के बैठ गया। मुझे पूछे तो, देखे तो अकेले जा रहे हो, तो मुझे पूछे आप कहाँ जाएंगी। मैंने कहा मैं पुणे जाऊँ। तो पुणे में क्या करती हूँ, मैं बताया ऐसे रहती हूँ। तो फिर बोले कि हम भी पुणे जा रहे हैं, वहां पर एक ट्रेनिंग कॉलेज है, वहां जा रहे हैं ट्रेनिंग कॉलेज। मैंने कहा वो स्टेशन के पास है। बोले हम तो पुणे का जानते नहीं है, आप छोड़ देंगे क्या। हाँ छोड़ देंगे। तो वहां तो कल्याण में गाड़ी चेंज करना पड़ता है, बम्बा में से हम कल्याण उतर गए, गाड़ी चेंज करके गए। वो जेंटलमैन को हम अपने साथ ले आए, उनको उनका हॉस्टल पहले पड़ता था, वहां छोड़ने लगे। तो उन्होंने कहा कि "अ, आज तो हॉस्टल बंद है, क्या करेंगे। मैंने कहा क्या है, फिर चलिए हमारे घर में रहिए। मेरे भाई भी मेरे पास रहता था, पिताजी रिटायर हो गए थे, पिताजी भी रहते थे, उनको हम घर ले आए। पिताजी की नौकरी, वो जहाँ काम करते हैं वहीं से शुरू हुई थी। पिताजी पोस्ट मास्टर था, वहां से शुरू हुई थी। वो हमारे घर आने से खाना पीना खाए, फिर पिताजी के साथ बातचीत करने लगे। ऐसे उनका जाना आना हमारे घर होने लगा, क्योंकि पिताजी भी उड़िया जानते थे, वहां तो उड़िया लोग मिलते नहीं थे, सब मराठी लोग थे। दोस्ती बिस्ती हुआ। उनका कोई बीमारी कुछ हो गई थी, किडनी की कुछ बीमारी हुई थी। तो बताया, डॉक्टर वॉक्टर बोले कहा यहाँ ससुर मेडिकल कॉलेज है। उस जमाने में उधर एक ही मेडिकल कॉलेज होता, बॉम्बे में तो था लेकिन पुणे में एक ही था। मैंने कहा वहाँ दिखा दीजिए क्या होता है। तो मेरी एक सहेली थी, वहाँ काम करती थी, उसको लेके गए। किडनी का ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा। मुझे बोले कि क्या करेंगे, हमको कौन देखेगा। मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स लोग है ना हॉस्पिटल में, वो लोग देखेंगे आप। और मैं भी जाती थी, उनका ऑपरेशन भी अच्छा से बहुत बढ़िया सा हो गया। तो उन्होंने मेरी फ्रेंड को एक कैस्ट्रॉल बिल कुछ दिए, और बोले कि बाप रे आप लोगों ने क्या क्या बहुत मदद किया। उनके साथ इतनी दोस्ती हो गई कि वो किशन जी के इलाके के ही थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि आपकी शादी होगी कब। मैंने कहा अभी शादी वादी कुछ करना नहीं है। मैंने फिर पूछा आप क्यों पूछते हैं। नहीं हमारे वहाँ एक आदमी है, हम सोचते हैं उनसे शादी करें, से ठीक है। मैंने कहा अभी शादी वादी नहीं करना है, भाई बहन पढ़े लिखे नहीं है, बहन पढ़ रही है, घर का हालत ठीक नहीं है, मैं शादी वादी नहीं करूंगी। तो ऐसे रोज 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 हम लोगों से बात होती रही। वो जल्दी के बारे में बताते थे, बताते से क्या होता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तो पिक्चर लाइन है, और पिक्चर में मैं बहुत काम भी करती थी। पिक्चर में ग्रुप में गाती थी, पिक्चर में एक्टिंग करती थी, सारा मराठी पिक्चर का काम मैं करती। पैसा भी मिलता था, कहीं शूटिंग में जाना पड़ता था, वो भी करती थी। ऐसा करते करते फिर उनका जाने का टाइम होगा, 2 साल उनका ट्रेनिंग था, 2 साल के बाद जाने का टाइम है। जाने के टाइम में उन्होंने मुझे पूछा, अरे तुम शादी करोगे तो मुझे बोलना।
मैंने कहा भाई शादी विधि अभी नहीं करना है, देखेंगे जब होगा होगा। ऐसा करते चलता गया, वो अपना चले गए। लेकिन हर साल मुझे एक साड़ी बेचते थे। और फिर एक बार ऐसा हुआ, वहाँ एक डॉक्टर था, उनके बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ, सत्य को छुपाना नहीं है। वो डॉक्टर उड़िया था और अमेरिकन मराठी मिशन में काम करता था। अभी भी वो वही है, पुणे के पास सातारा एक जगह है। वो चाहता था मुझसे शादी करनी। किसी से भी बात किया, कोई उड़िया लोग मुझे पूछा आप शादी करो उससे। मैंने कहा नहीं, मैं जानती थी कि वो जितना सामान आता है अमेरिका से, उसको 2 नंबर करता है, गरीबों को नहीं दे के किसी किसी को दे देता है। वो चीज मुझे पसंद नहीं था। तो बहुत लोग बोलने लगे ऐसे करो ऐसे करो। कोई तो वरिष्ठ जो मुझे थोड़ा थोड़ा प्यार करते हैं, आजकल तो मुझे लगता है प्यार नहीं करते थे, वो मेरा मुझे बेच देते थे। बोले कि तुम मुझसे शादी करो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इनसे शादी नहीं। तब एक दिन जब मैं बॉम्बे से पुणे आई, मेरे फ्रेंड हम तीनों लड़के रहते थे उस घर में, देखा वो जो बरगढ़ का जो आदमी था, उनका चिट्ठी पड़ा है। देखे हाँ, आप कैसे है क्या है। उसमें एक लाइन किशन जी के बारे में था, वो तो इलेक्शन हार गए अभी यहाँ है, आप कैसे हैं क्या है। और चिट्ठी पढ़ा, ऐसे उनको एक जवाब दे दिया, बस खत्म हो गया। जब मेरे पास, जब मैं बॉम्बे से दिल्ली आने लगी, वो लोग बोले नहीं नहीं, तुम शादी कर लो, शादी से कर लो। तो मुझे लगा ये आदमी तो बोलता था किशन जी के बारे में, उसे पूछेंगे, उससे पूछते हैं क्या हुआ। पुणे में रह के मैंने ये सीखा कि लड़कियां जो है वो लड़का देखने जाती है, लड़का के घर माँ बाप के साथ, लड़का लोग प्रस्ताव ले आएंगे रख देंगे, ये लोग जाएंगे देखने। मेरी सहेली भी जाती, मुझे भी ले जाती साथ में, क्योंकि मैं उड़ीसा की लड़की हूँ, जाऊंगी देखूंगी कैसा क्या देखती थी। लड़की लोग लड़के से पूछता है क्या शादी विधि इसके बारे में, कैसे रहेंगे क्या करेंगे, अगर हाँ या ना जवाब करके खाना पीना खा के उनके घर में चले आते। हमारे वहाँ यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, उड़ीसा में तो बिल्कुल नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। तो मैं हमेशा बोलती थी, बचपन में मेरी शादी जो टूट गई थी, मुझे शादी के लिए बहुत घृणा हो गई थी। मैं उनको पूछती थी, कहती थी कि हमारे उड़िया लोग ऐसा नहीं होता है। तो बोलते क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियां नहीं जाती थी। मैंने कहा नहीं नहीं, लड़के लोग आके पसंद करते हैं, जो कि मराठी लोग ऐसा नहीं करते। महाराष्ट्र में ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे देखने को मिला, लड़कियां हमेशा जाएंगे लड़के देखने, हाँ या ना में जवाब लेके चलिए, और बाद में शादी कर लेंगे। और शादी में कुछ डरना डरना नहीं पड़ता है। जैसा बिहार वगैरह में मैंने देखा है, कितना लाख की शादी है ये, वो वहाँ ऐसा नहीं है। 2 कपड़े में शादी करके चली जाएगी। अगर लड़की कमाती है, लड़का कमाता नहीं है, ये भी है। हम तो कमाते हैं, वो क्यों कमाते, ये सारा होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है उड़ीसा में, लड़का कमाता है तो उससे शादी करेंगे, जो वहां नहीं है, अभी भी नहीं है। मर्जी से शादी करते हैं, कोई किसी का दिक्कत नहीं, अगर मर्जी से डिवोर्स भी ले लेते हैं। मैंने देखा है कई कई लड़कियां डिवोर्स भी कर देती है, फिर आदमी भी बोल रहा था तुमको चाहिए तो दूसरे जगह शादी भी कर लो, ये भी होता है। इसी से मैंने सोचा कि बॉम्बे में जाके, मैंने जब उस आदमी को चिट्ठी लिखा, तो मैंने उनको सीधा लिखा था, मेरी शादी की बात चल रही है, और आप जाके, वो किशन पटना के बारे में बोल रहे थे, वो किशन पटना के जाके सीधा बोलिए वो मुझसे शादी करेंगे क्या। अगर उनकी शादी नहीं हुई तो उनसे पूछिए मुझसे शादी करेंगे क्या। अगर नहीं करेंगे, अगर ना भी बोल देंगे तो भी कोई नहीं है, हाँ या ना में आप पूछ के आ जाए। वो आदमी ने क्या किया, मेरा एक चिट्ठी लेके उनको दे दिया। मैं तो ये नहीं सोची थी, मैंने तो उनको देने के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था उनको अगर शादी नहीं हुई तो मुझसे शादी करेंगी क्या। जबकि मैं उनके बारे में कुछ जानती नहीं थी, खाली उन्होंने मुझे कहा था
वो आदमी जो है उसका एक चप्पल रहने से दूसरा चप्पल नहीं रहता। तो मैंने उनको मजाक में भी कहा था क्या मैं उनका चप्पल ढूंढने के लिए जाऊंगी। बोले नहीं नहीं वो ऐसा ही आदमी है, सीधा साधा आदमी है। उसके पहले जो बाल गंगाधर तिलक थे, बहुत पुराने जमाने के एक इंडियन नेता थे, उनके दामाद के साथ मेरा अच्छा पहचान हुआ था। केतकर उनका नाम था। उनकी बड़ी लड़की से शादी हुई थी। वो लड़की गुजर गई थी, बाल बच्चे पोटापोटी थे। उन्होंने लंदन के एक विधवा से शादी की। तो उनके साथ में बैठी थी उठती थी। तो मैंने एक बार उनको पूछा था आपने शादी क्यों किया, आपका तो पोटापोटी है। मैं तो थी उड़िया लड़की, मुझे इतना ना तो थी नहीं, तुम्हारे समझदारी थी नहीं, कुछ थी नहीं, उनके तो पट्टी थी, फिर क्यों शादी। उन्होंने कहा कि दास, और टाइटल से बुला रहा दास, तुम समझते नहीं हो। एक उम्र ऐसा आएगा जब तुम सोचोगी हमको कोई लाइफ पार्टनर चाहिए, हम उसके साथ बात कर सकते। मेरी इतनी उम्र है, मैं पोटापोटी के साथ क्या बात करूंगा। मैं एक ढूंढा जो जिसके साथ मैं अपना बात शेयर कर सकूं। तुम भी ऐसे लड़की हो। अगर एक भिखारी होगा, इस लैंग्वेज में बोले थे, एक भीख मंगा होगा, उससे अगर तुम शादी कर लोगी, तुम जैसे लड़की उसके साथ खुशी रहोगी। मैंने तभी सोच लिया था अगर किशन जी के पास चप्पल नहीं होता है, मैं तो चप्पल खरीद के भी दे सकती हूँ, और मैं क्यों नहीं उनसे शादी करूँ, नहीं है तो नहीं है, क्या होता है। ऐसे करके ही चिट्ठी लिख दी थी। लेकिन वो चिट्ठी किशन जी के हाथ पहुंचेगा इसका अंदाजा मुझे था ही नहीं। किशन जी ने मुझे सीधा चिट्ठी, उसमें एड्रेस था तो सीधा चिट्ठी कि ऐसे तुम्हारी चिट्ठी मिली, तुम्हारी चिट्ठी से लगता है कि 200 साल तक औरत लोगों को जो हम दबा कर रखे हैं उससे उनकी हिम्मत बढ़ी है, कम नहीं हुई, हिम्मत बढ़ गई। इसीलिए आप, मुझे आप कहते थे कभी नहीं कहे, इसीलिए आप हिम्मत करके ऐसे चिट्ठी लिख सकते हैं। मैंने सोचा, मैंने फिर मेरे सहेलियों को पूछा, अरे उड़ीसा का आदमी ऐसा कैसे चिट्ठी लिखता है। बोले अरे तुम तो बोलते थे उड़िया आदमी ठीक नहीं होते। मैंने कहा हाँ उड़िया आदमी बहुत पिछले होते हैं, उनको कुछ आता जाता नहीं, कुछ एडवांस नहीं होते। ये आदमी हिम्मत कैसे करता है, चलो जाके उसको पूछते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं हमारे उड़ीसा में ऐसा नहीं होता है, हम जाके आदमी से बात नहीं करते हैं, वो तो हमको भगा देंगे या कहीं ले जाएंगे फिर हमको गला दबा देंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसे कहते हैं उनके साथ मेरा चिट्ठी का सिलसिला कई महीने तक चलता रहा। कभी कभी वो लिखेंगे, बस जवाब भी दे, फिर सारे लोगों से पूछूंगी भाई ऐसा बात हुआ है क्या किया जाए, तुम लिखो ना ऐसा, चलो उससे मिल के आते हैं। मैंने कहा ये तो होता नहीं है, हमारे हम लोग उड़िया लोग हैं, बहुत पिछड़े लोग हैं, ऐसा होता नहीं। ऐसे में मैं दिल्ली जब पहुंची, फिर मैंने थापा जी से बताया ऐसे ऐसे बात है। थापा जी ने कहा अरे उससे फोन करके बात करते हैं। उन्होंने किशन जी को फोन किया, किशन जी को मेरे बारे में बताया। तो किशन जी उनके घर आए, मुझे बोले आपको तो यहाँ रहने में दिक्कत होती होगी। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, इनके साथ मेरा बहुत पुराना पहचान है, क्योंकि मैं उनके पिक्चर में कई गाना गा चुकी थी। फिल्म इंस्टीट्यूट पर तो बच्चे लोग पिक्चर बनाते थे, पिक्चर में काम करने के लिए वहाँ ट्रेनिंग लेते थे, तो गाने के लिए तो उस जमाने में कोई मिलता ही नहीं था, और उड़िया लोग कहाँ मिलेंगे। मैं तो अकेली उड़िया लड़की थी, वहाँ गाना सीखती थी, तो मैं बहुत गाती थी। गाने से क्या होता है, तुरंत पैसा मिल जाता है। गाना गा के आओ, पॉकेट पर पैसा रेडी है, और पैसा मिल जाने से बस हम अपना आ गए। फिर जब हुआ फिर बुलाए, बस हम गए, गाना गाए, अपना घर आ गए। तो उन्होंने ही फोन किया था, थापा ने किशन जी से फोन किया था। किशन जी फिर आए, मुझे पूछे कि आपको इतना तकलीफ होती होगी। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं, मैं रह जाती हूँ इनके साथ। नहीं नहीं फिर आप चलो। फिर मैं जाके अर्जुन सिंह भदौरिया जो थे, उनके लड़की के साथ किशन जी का बहुत दोस्ती थी, तो उनके घर में मैं रही। ऐसा किशन जी के साथ परिचय मेरा हुआ। तब मैं ना राजनीति के बारे में कुछ जानती थी,
हाँ, राजनीति के बारे में मैंने समाजवादियों से पूना में सीखा था। उस जमाने में जसवंत राव चौहान, उनका एक म्यूजिक पार्टी थी, बहुत बड़ा म्यूजिक पार्टी, उसमें मैं महाराष्ट्र पूरा घूमी थी। वहां भी पैसा मिलता था, काम भी मिलता था। तो उनके साथ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गाना गाओ, पैसा लेके आओ, फिर घर चलाओ। पिताजी भी रिटायर हो गए थे, हमारे पास थे ना, हमारे पास से वो आ गए, भाई भी पढ़ के अपना चला गया। फिर मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में तो मैं ऐसे रहने लगी, फिर भारतीय कला केंद्र में रहने लगी, कई प्रोग्राम भी करती रही। दिल्ली में मैं ऑडिशन दे के पास भी हो गई, HMV में जाके गाने लगी। परमानेंट नौकरी मुझे नहीं मिला था, जबकि किशन जी को उस जमाने में मैनकाइंड का काम करने के लिए 50 रुपए मिलते। 50 रुपए में तो दिल्ली में रहना मुश्किल होता है। मेरा कमाई होती थी, उनका भी 50 रुपए मिलते हो जाता। इसलिए मुझे कुछ शिकायत नहीं था। लेकिन जो लोग आते थे, किशन जी के पास आते थे, कुछ करते थे, मेरे पास भी आते थे। मेरे पास तो गाने वाले लोग आएंगे, तो पूछते थे, बाकी जी आपने किशन जी से कैसे शादी, क्या क्यों पूछते हैं? नहीं नहीं, किशन जी के पास तो कुछ पैसे वैसे नहीं है, किसी से। मैंने कहा पैसे उनके पास नहीं है तो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का जमाना है, मैं जो कमाती हूँ वो कमाते नहीं है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा आदत ही पड़ गया, चाहे शरद यादव हो, चाहे रघु ठाकुर हो मध्य प्रदेश में, कोई ना कोई पूछता था। लेकिन मुझे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि पुणे में रहते हुए मैंने जो जिंदगी जीना सीखा, कम पैसे में रहना सीखा, ये सारे समाजवादियों से ही सीखा। अगर मैं समाजवादियों के साथ पुणे में नहीं रहती तो किशन जी के साथ ही नहीं रह पाती, क्योंकि वो बोलते थे, उनका नीति नियम ये वो सब चलता है, और मेरा भी नीति नियम तो कुछ नहीं था। लेकिन शादी के पहले की बात है, मैंने उनसे बोल दिया था, अगर कोई लड़की शादी करता है, जैसे पुणे में भी हम लोग लड़कियां बात करते थे, लड़की जब शादी करती है तो बिंदी लगाती है, और यहाँ तो उड़ीसा में तो मांग में सिंदूर भरते हैं, सब जगह भरते हैं। मैंने किशन जी से कहा था, हम मांग में सिंदूर नहीं भरेंगे। ये अगर हम लोग भी कुछ शादी करते हैं, ऐसा भरते हैं, अल्टा बेल्टा पाँव में लगाते हैं, तो आदमी भी जब शादी करता है, वो तो उसके पास तो कोई सिंबल नहीं होता है शादी किया है करके, उसके पास कोई भी सिंबल नहीं है। लेकिन हम लोग शादी किए करके सारे सिंबल मानेंगे, पति के लिए कोई व्रत रखेंगे, कुछ करेंगे, ये सब चीज। हम जितने सारे थे लड़कियां, ऐसा करके मजाक उड़ाते थे लड़कों, अरे तुम लोग के लिए तो ये लड़कियां सारा है, ऐसा ऐसा कर। तो इसलिए मैंने कहा था, भाई मैं कोई सिंदूर बिंदूर नहीं लगाऊंगी, ना चूड़ी पहनूंगी, ना कुछ करूंगी, पैसे तो है नहीं। और ये था कि जो आदमी अपने पैसे से शादी करे, उस आदमी से मैं शादी करूँ, और जो मुझसे शादी करेगा वो नया कपड़ा नहीं पहनेगा, मैं भी नहीं पहनूंगी। ये सारा मैंने पुणे में रहते हुए सीखा था, और ऐसे ही निभाया। जैसे हम लोगों ने शादी की, तो ना नए कपड़ा, ना किसी को बुलाना, वही भदौरिया जी जो अभी तक किसी को बुला कर क्या कपड़े पहना देते, बस खत्म, कुछ नहीं। वही तय था कि ना किसी खर्चा नहीं, खर्चा में किसी को नहीं डाला। इसीलिए किशन जी के साथ जिंदगी में मुझे तकलीफ नहीं। और किशन जी ऐसे महान व्यक्ति थे, कभी मुझे कोई बात पे डांटा नहीं, कभी कुछ नहीं किया। वो जानते थे मुझे खाना बनाना नहीं आता, जानते इसलिए होंगे कि मैं तो कभी घर पे रही नहीं, हॉस्टल में रही या तो अकेले रही। तो इसलिए कोई पूछते थे, तुमको ये सब्जी बनाना ये आता है क्या? मैंने कहा क्यों, मैं किसी को खाने के लिए बुलाया। मैंने कहा ठीक है, फिर किसी से पूछ लेंगे। किसी को पूछ के मैं बना देती थी, लेकिन मुझे आता नहीं था। अभी जब किशन जी के 30 जून को जन्मदिन पर मैंने एक लेख पढ़ा, वो मुंद्रिका प्रसाद नायक ने लिखा है,
किशन पटना के समाज निर्माण के 10 चिंतन, उसमें एक जो है प्रखर समाजवादी चिंतक किशन पटनायक और किशन जी जैसे लोग प्राय तिरस्कृत होकर ओझल हो जाते हैं। यह लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता का विषय है। कहा जाए तो 74 में जेपी के आंदोलन के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के पहले से ही किशन जी भूमिगत हो गए। तो बात तो सच है, इनको पता होगा तभी तो लिखे हैं। और मेरे पास ये नव बिहार टाइम्स पटना से किसी ने भेजा, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे बोलना है उनके बारे में भी मैं बोल दूं कि किशन जी जैसे लोग प्राय तिरस्कृत होकर ओझल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से तिरस्कृत होते नहीं है, उनको तिरस्कृत बनाया जाता है। मैं यहाँ और भी एक बात बोल रहा हूँ। पुणे में रहते हुए मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, जैसे जसोधरा जासप्पा रेलवे मिनिस्टर की पत्नी थी, वो बैंगलोर की रहने वाली थी और बहुत औरतों के लिए काम करती थी। बैंगलोर में हर एक जिला में उनका आश्रम होगा, विधवाओं के आश्रम होगा, अनाथ बच्चों का होगा, बेश्याओं की लड़कियों के लिए क्या उसका होगा, बहुत सारा है। वो एक बार मुझे बोली तुम थोड़ा इंदिरा गांधी के साथ बात करो। मैंने सोचा शायद इन्होंने कहा होगा मुझे कोई काम में नहीं है, कोई नौकरी वगैरह लगा देगी तो मुझे ले गई। तो इंदिरा गांधी ने कहा जी आपको पति बहुत अच्छा है। मैंने कुछ कहा नहीं, तो बेटी तो फिर उन्होंने कहा वो अगर हमारे पार्टी में आ जाएंगे तो मैं उनको गवर्नर बनाऊंगा। तो मैंने कहा गवर्नर बनाने के लिए आपके पार्टी में क्यों आए? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे पार्टी में नहीं आने से कैसा। मैंने कहा हर पार्टी में तो अच्छे आदमी होते हैं। तब जनसंघ था, मैंने कहा जनसंघ में भी अच्छे आदमी होते हैं, कम्युनिस्ट में भी होते हैं, पीएसपी में भी होते हैं, हर पार्टी में अच्छे आदमी होते हैं। वो पार्टी में आने से आप गवर्नर बनाएंगे, पार्टी में नहीं आने से आप क्यों नहीं बनाएंगे? वो चुप रही, कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर बैठ के चाय पानी पी के फिर जसोदा थी जो ऐसा हम आ गए, हम कुछ बोले नहीं। वो मुझे बोले आप क्या सोचती हो? मैंने कहा अगर मैंने पुणे में सुना था इंदिरा गांधी तो विधवा भारती बना था, क्योंकि इंदिरा गांधी टाइम में विविध भारती चलता था। उनको जो हमारा लड़कियां सब बोलते थे अरे तो विधवा भारती। ऐसे क्यों बोलते हो, एक औरत के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं वो ऐसा है ना ऐसा बना दिया है, ऐसा से। तो मैंने कहा ये समझती नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में मैंने किशन जी से बताया, बोली तुम क्या बोली? मैंने कहा उसके लिए आपके पार्टी में क्यों आएंगे? किशन जी चुप कर गए, कुछ बोले नहीं, चुप रहे। ये था हम लोग की जिंदगी। गरीबी में रहना मैंने बचपन से सीखा था, स्टूडेंट के करियर में सीखा था। एक वक्त खाना खा के रहना, पैसा जब नहीं होता था खाना नहीं खाते थे, किसी के घर मांग के खाना, वो तो पुणे में चलता है। जैसे बार लगा के खाना, वो आप लोग को भी मैं इस माध्यम से बोलती हूँ, क्योंकि बार लगा के खाना भारत में महाराष्ट्र में ही है। बार लगा के मतलब आज सोमवार में किनके घर खाएंगे, मंगल को किसके घर खाएंगे, पहले से बात करके आ जाते हैं। दूसरे दिन जाके जब हमारा होता है तो एक आदमी को एक दिन खाना देना पड़ता है। देना क्या, जब खाना बनाते हैं 2 रोटी थोड़ी सी सब्जी कुछ कुछ चीज वो थाली में रख देते हैं। हम जाके दरवाजे के पास खड़े रहेंगे, बोलेंगे ओम भव भिक्षाम देहि, तो वो थाली लेके रख देते हैं, हमारा 2 टाइम का खाना हो जाता है। तो ऐसे भी मैंने 1 साल कर लिया। तो फाइनली था हम गाना नहीं गाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर खाना कहाँ से मिलेगा? खाना ऐसा करके 1 साल बिता दिया, हो गया। उसके बाद बम्बई आ गए, बम्बई के बाटी आ गए, और फिर दिल्ली आए। शादी विधि तो हुई 69 में, 11 जून को हमारी शादी हुई थी। किशन जी के मृत्यु के बारे में बोलना जरूरी बात है, क्योंकि किशन जी जैसे आदमी, जैसे कि इन्होंने लिखा कि तिरस्कृत होकर ओझल हो जाते हैं,
ओझल तो होना ही पड़ेगा, मुझे भी ओझल होना पड़ेगा। जन्म के मतलब है कि मृत्यु निश्चित। लेकिन किशन जी जब हैदराबाद गए सितंबर में, किशन जी हैदराबाद गए थे, जसवीर सिंह ने बुलाया था, उनका मीटिंग था। उनका मीटिंग था, किशन जी स्टेज पर थे, जसवीर सिंह भी थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में था, वहां विजय प्रताप भी गए हुए थे। वो स्टेज पे और बहुत बुरी तरह से उनके साथ पेश आए। बुरी तरह से पेश आए मतलब बुरा भला कहा, इतना बुरा भला। अगर उन्होंने कहा, जिन्होंने बुलाया था उनको आके टोकना था कि ऐसा नहीं बोलते हैं, हमने उनको बुलाया है, आप ऐसे मत बोलिए। किसी ने टोका भी नहीं। उसमें एक लाइन में बोल देती हूँ, एक लाइन बोलना जरूरी है, क्योंकि मैं भी कितने साल जीऊंगी, अभी उम्र हो गया, 1-2 साल में मर सकती हूँ मैं, कल भी मर सकती हूँ। बताना जरूरी है कि उन्होंने ये कहा था, मेधा पाटकर को छतरी दिखा के आप लेके चलते हैं, अगर हमको छतरी दिखा के लेके चलते तो हम भी मेधा पाटकर जैसे बड़े आदमी बन जाते। ऐसा बोलना तो अच्छा नहीं है। जब इंदिरा गांधी को कोई बुरा बोलता है, या अभी जो ममता बनर्जी है उसको कोई बुरा बोलता है, तो मुझे बहुत खराब लगता है। मैं बोलती हूँ ये अच्छा आदमी नहीं है, क्यों औरत को ऐसा बोल रहा है। इसीलिए किशन जी जब स्टेज से उतरे, बहुत पत्रकार मिले, बोले क्या हुआ, नहीं ये अपना पर्सनल मैटर है, बस। उसके बाद से वो रूम में आए और रोते रहे। रात को उनको बुखार हो गया, सब लोग घूमने चले गए, और इतना बुखार हुआ कि उनको दूसरे दिन दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहां से ठीक नहीं हुए, निजाम हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जिनके साथ गए थे उनके नाम भी मैं बता देती हूँ। बलांगीर के थे लक्ष्मण होता, प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा, अरे ये तो बीमार आदमी है, इसके पास पैसे नहीं है। लैंग्वेज देखिए कैसे, किशन जी के साथ चलने वालों को पैसे नहीं है, इसको लेके बानी जी के पास छोड़ देते हैं। और उनका, मुझे इस बात का पता चला 1 साल के बाद, क्योंकि निजाम हॉस्पिटल में उनका स्कैनिंग हुआ था, ब्रेन का, छाती बीती, सारा एक्सरे रिपोर्ट रिपोर्ट सब था। जबकि किशन जी का अटैची वगैरह मैं सर्च करती नहीं हूँ, देखती नहीं हूँ, इसीलिए 1 साल, मृत्यु के 1 साल बाद मैंने सोचा उसको साफ कटा है अटैची, देखते हैं तो उसमें सारा रिकॉर्ड था। अगर उनको लाके 3 दिन बिना खाए बिना पिए हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोग बोले थे आज संडे है आप रह जाइए, मंडे से ट्रीटमेंट करके छोड़ेंगे, ऐसा नहीं हुआ, और सीधा लाके मेरे घर छोड़। और मैं तो स्कूल में होती हूँ, 4 बजे आती हूँ। मैं जब आई तो किशन जी सोए होते, मैंने कहा चले खाना खा लीजिए, मुझे पता था कब आएंगे, बस खाना खा लिया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, खाली इतना कहा कि दुर्गाबाई देशमुख में ले गए थे, अच्छा अस्पताल, क्या हुआ था, बुखार हुआ। मैं कुछ बोली नहीं, वो कुछ बताते नहीं है, हम लोग का तो इतना बात भी नहीं होता है, चुप रहे। वो जब पानी भी नहीं पिए, इसके बारे में भी मुझे पता नहीं। तो जब रात हो गया, बहुत बुखार है, तो मैंने किसी डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया नहीं। सही बात है, मैंने जब अलमीरा में देखा मेरे पास 22 रुपए कुछ पैसे है, पैसे भी नहीं है। तो फिर वो आदमी शाम को आके मुझे बताता है, मैं तो बलांगीर जा रहा हूँ, आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को लेकर दिखाए। मतलब मैं तो रांची से ट्रांसफर होकर आई थी यहाँ, मुझे उड़ीसा का डॉक्टर विक्टर पता भी नहीं है। किसी से मैंने पूछा नेफ्रोलॉजी कहाँ मिलेंगे, बोले आप कार करके जाइए कटक, कटक में देखिए। फिर किसी से बुलाया, एक कार वाले को बुलाया, फिर कटक लेके गए। नेफ्रोलॉज को ढूंढते ढूंढते उनको चला के 3-4 किलोमीटर किशन को लेके गए। बुखार से तड़पते रहे, और मैं चलाती रही, ड्राइवर को साथ लेके चल, ढूंढ के दिखाया उधर। पूछ रही वहां से आते आते बहुत बुखार। तो दूसरे दिन किसको बुलाया, तो बोलते हैं हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए। मैं अगर सरकारी हॉस्पिटल लेके गई तो अच्छा होता। सरकारी हॉस्पिटल नहीं लेके किसी ने बोला हिमाचल हॉस्पिटल लेके, वहां देखते नहीं, जो भी जाता है वहां खत्म हो जाता है, ये कुछ पता नहीं।
मैंने जब देखा कि वहाँ ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है, कोई देखते नहीं है, जो दूरबीन देते हैं सारा पी जाते हैं, खाली दवा बोलते हैं ले आओ, दवा भी देते नहीं है। मैंने पूछा ये कब ट्रीटमेंट होगा, क्या कोई डॉक्टर भी नहीं देखता है। जो आदमी साथ में था वो आदमी जो लक्ष्मण होता तो चला गया छोड़ के, किसी को रखवा के गया। उसको मैंने कहा कटक ले जाएंगे, नहीं 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 कटक क्यों ले जाएंगे, वो तो शराब पीने वाला आदमी था, वो अपना शराब पी के सो जाएगा, मैं जागती रहूंगी। उसके बाद फिर ऐसे होके ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं ठीक से। और योगेंद्र जी ने कहा था इनको दिल्ली ले आएंगे, एरोप्लेन से ठीक होगा ये होगा, लेकिन ऐसा करते करते टाइम बीतता गया और 4 तारीख दिन को 12 बजे ध्यान हो गया। उनके एक छोटे भाई ने मुझे बताया हमारे दादा चले गए। मैं चुप रही, क्या बोलती, ये तो सारी मेरी गलती थी, मैंने सरकारी हॉस्पिटल में क्यों लेके गई। और फिर जसवीर को ये कागजात मिलने के बाद, जसवीर जिन्होंने हैदराबाद बुलाया था, उसको मैंने फोन किया 1 साल के बाद। मैंने कहा किशन जी जब इतना बीमार थे, उनको निजाम हॉस्पिटल दुर्गा भाई हॉस्पिटल ले गए, मुझे क्यों नहीं बताया। बोला आपको क्यों बताता। ये बात सच है, कोई अपना नहीं होता है। जब बारिश होता है तब छाता दिखाते हैं, सही कहा था। आप तो छाता दिखाते हैं, अगर हमको छाता दिखाते तो हम भी बड़े हो जाते। किशन जी ने उनको छाता दिखाया नहीं होगा, क्योंकि वो तो एनजीओ वाला था, अभी भी है, एनजीओ वाला अभी भी है। बहुत लोगों को एनजीओ में मिला दिया, बहुत नुकसान भी किया। इसलिए मैं बोलती हूँ मैं ज्यादा साल जीता हुआ रहने वाली नहीं हूँ। लोगों को पता तो चले हैदराबाद की घटना, किशन जी की मृत्यु के बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती है। मैं ही जानती हूँ कि ये हुआ, जिसने बुलाया था एक बात तो बोलना था, भैया क्यों बोलते हो। और किशन जी जैसे आदमी रोने वाले आदमी नहीं है, इलेक्शन में हार जाते हैं रोते नहीं, और कुछ होता है रोते नहीं। उनके पिताजी गुजर गए कभी रोए नहीं, वो रोते हैं, उनको इतना फील होता है। और बुखार हो जाता है, पानी नहीं खाना नहीं कुछ नहीं, सीधा ट्रेन चला के मेरे पास छोड़ देता है। और ये जो लिखते हैं मुंडिका प्रसाद जी, ठीक लिखते हैं, समाज निर्माण के दशरथ चिंतक। देश के आदमी अगर नहीं बदले, इनके साथी लोग जो बुलाते हैं वो भी नहीं बदले। नवीन जी सभी ने कहा बोले कि किसी ने देखभाल नहीं किया, ठीक है देखभाल नहीं किए, मुझे बताते तो कि कागज उधर है बताते, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। ऐसा ये आदमी गुजरने के 1 साल बाद मुझे पता चला। इसीलिए समाजवाद आजकल कई कई जगह में जाती हूँ आती हूँ, शराब विरोधी आंदोलन में भी हूँ, उनकी राष्ट्र सेवा दल की ट्रस्टी में से एक ट्रस्टी मैं भी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जैसे किशन जी मुझे बोलते थे, मैं किशन जी को बोलते थे आप इतना घूमते हैं, शरीर शरीर ठीक नहीं रहता है क्या करें। नहीं मैं इसलिए घूमता हूँ, कोई तो अच्छे अच्छे आदमी मिल जाएंगे, कोई तो लोग मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम समाजवादी जन परिषद भी हुआ। लोग कहाँ हुए, लोग कहाँ बदले। लोग जब किशन जी की चिता जल रही थी तब मेरे बारे में बोल रहे थे कि मैं लिविंग सेंस में रह रही हूँ किशन जी के साथ। किसी ने नहीं कहा, उन्हीं के लोग बोल रहे थे, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। तब मैंने सुना जब मुझे किसी कम्युनिस्ट लीडर ने बताया कि आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आपने शादी किए थे क्या, शादी किए थे क्या, ऐसा रहे। मैंने कहा शादी तो हुआ था, कौन बोला नहीं किशन जी की चिता जल रही थी बोल रहे हैं। वहाँ किशन जी के साथ इतने लोगों की दोस्ती है, कम्युनिस्ट लोग थे, कम्युनिस्ट लीडर थे, मुझे बताया था, अभी वो गुजर गए हैं। तो शिवाजी पटनायक उनका नाम, कम्युनिस्ट के एमपी भी थे, मुझे बताया था। तो फिर मैंने जोगिंदर से कहा, जोगिंदर ने मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने कहा हाँ है। फिर मैंने उनके पास भेजा तो दुनिया को पता चला। उस टाइम मैंने लिखा
कि मेरी शादी इस ये पे हुई थी, इन्होंने मुझे पूछा, शादी नहीं करके ऐसा थे आप, ऐसा मैंने लिखा। नहीं तो मैं लिखने वाली नहीं हूँ। बहुत मुश्किल से किताब को लिखा, पूरा भी हुआ, वो भी अशोक सक्सेरिया बोले तभी मैंने लिखा। उसमें से बहुत सारा चीज रह भी गया, कई कई चीजें रह गई, सारा तो होता नहीं है। और समाजवादी से क्या करेंगे, समाज से क्या करेंगे, क्योंकि 30 जून से आप चला रहे हैं। और मैंने भी सोचा, मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने बताया भी है, बानी जी आप अगर किशन जी के बारे में नहीं बोलेंगी, ये सारा अंधेरे में रह जाएगा। एक दिया होता है, दिया के नीचे अंधेरा ही होता है, लेकिन सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उसको खाने के लिए चिपकली भी आती है। क्यों आती है? वो कीड़ा मकोड़े खाने के लिए आती है, लेकिन दिया जलता रहता है, उसके चारों तरफ अंधेरा है। किशन जी के साथ ऐसा ही हुआ। मृत्यु कभी भी आएगा, मुझे भी आएगा, सबको आएगा। जिस जगत में हम लोग हैं, कोई नारी और पुरुष इसमें भेद करना मैंने नहीं सीखा। और ये सारा मैंने हमारे बेटियों से सीखा, महाराष्ट्र से ही सीखा। किसी को नहीं डरना, निडर होकर बोलना, मैंने वहीं से ही सीखा। इमरजेंसी हो चाहे कोई भी हो, सारा चीज मैंने सीखा। और मैंने ये भी सीखा, जब तक मैं गाती हूँ तब तक मैं ठीक हूँ। अगर गाना बंद हो जाएगा तो मैं भी खत्म हो जाऊँ। इसीलिए कोई कोई मुझे कहते हैं, मजाक बना उड़ाते हैं, अरे ये अकेली रहती है, मर जाएगी, इनका डेड बॉडी कौन उठाएगा। मैंने इस बीच मेरे डेड बॉडी को एम्स को दान कर रखा है, क्योंकि फोन करने से लेके जाएंगे, तो जो लेके पहुंचा दो। मेरे दीवार पर लिख के रखा है, मरने के बाद मेरे डेड बॉडी को एम्स को दे दीजिए। दूसरे हॉस्पिटल पर जाके अभी पूछा था 15 दिन पहले, आप डेड बॉडी लेंगे तो मैं अपना दूँ। बोला नहीं नहीं, आपके लोग आके डेड बॉडी देखे जाएंगे। अरे लोग मेरा कहाँ है, मैं तो अकेले रहती हूँ, ना आगे कोई ना पीछे कोई। इसीलिए ना आगे कोई ना पीछे कोई। जब मैं किशन जी को देखने दिल्ली गई थी, मेरे पास पैसा नहीं था, किसी आदमी ने टिकट कटा के मुझे ले गया, दिल्ली तो पहुंच गई। ले गया नहीं, दिल्ली तो नहीं ले गया, बनारस से मैं दिल्ली चली गई, लेकिन आने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं रेडियो स्टेशन के नीचे से आ रही थी तो मुझे डायरेक्टर मिल गए, रामचरण दास। अरे वाणी जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा "हाँ, मैं आई हूँ दिल्ली सर जी को देखने के लिए।" तो बोले वाणी जी गाना गाती है? मैंने कहा, गाती हूँ। रखल है जी स्टूडियो है, 8 बजे मैं पहुंच गई। तो बोले गाना गाइए। गाना गाने से पैसा मिल जाएगा, 1300 रुपये मिल जाएगा। मैं हरियाणा लैंग्वेज में भी गाती थी। तो उनको बोले अरे इनको काम दो, इनको। तो शायद मेरा मुझे देख के वो समझ गए होंगे इसके पास पैसे नहीं। वो भी दूसरे दिन रिकॉर्डिंग कर ले, पैसा मिलता है कल से। वहाँ 500 रुपये लेके पैसा दे देता, ले आई तो आने का टिकट हो गया, या भी खर्चा चला। तब से मैंने सोच लिया, गाना तो रोज गाना है, पैसा मिलता है। इमरजेंसी में क्या हो, जब काम नहीं मिला, सरकार ने काम नहीं किया, मारवाड़ी लोग तो बैठ जाते, उनको बोल देती मैं रामायण गा सकती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे बुलाएंगे तो मैं गा दूंगी। मुझे बहुत सारा मिठाई मिठाई देते थे, टोकरी भर के, और 50 रुपए। तो रोज अगर गा दी 10 रुपए तो मिल गया ना पैसा, हो गया। ऐसे करते करते चलता रहता है, जिंदगी चलती रहती है। गाना आज भी गाएंगे, गाना कभी बंद नहीं करती, क्योंकि वो मुझे पैसा देती है। पैसा तो मिल जाता है नौकरी के साथ, लेकिन पैसा मुझे गाना देती है, शांति देती है। मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी हमारा छुटमुट अनबन होता है जब किसी जी के साथ, वो कहीं चलेगा तो मुझे कोई चिंता नहीं, मैं अपना तानपुरा लेके बढ़ जाती। उस जमाने में आजकल जैसे सुरपट्टी नहीं होता था, तो फिर वो ऑर्डर से मुझे कुछ याद नहीं। बोला, तुम गाना गाते हो सब भूल जाती हो,
कैसे भूल जाती हूँ? वो जानते थे कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है अभी भी। जब मैं गाना गाऊंगी मैं दुनिया को भूल जाऊंगी। कभी मध्य प्रदेश जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, कभी कम्युनिस्ट लोगों का बड़ा बड़ा प्रोग्राम जब होता है, सेमिनार वगैरह, बाहर के देश से लोग आते हैं, बुलाते हैं, गा लेती हूँ। एक तो गा लेने से पैसा भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, और अपने को तो मैं भूल जाती हूँ। आज यहाँ पर मैं खत्म करूँ क्या? आप बैठे हैं क्या चले गए, वो भी पता नहीं, सुनाई नहीं देता है। जी, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा बैठा टाइम हुआ हूँ वाणी जी, और सभी आज लोग जुड़े हुए हैं और इस पूरी आप बीती को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो आपकी बात में दर्द है उसको भी लोग महसूस रहे हैं, समझ रहे हैं। और जिस गहराई के साथ और जिस मजबूती के साथ आपका अपना सफर रहा है और किशन जी के साथ का सफर रहा है, इन दोनों को ही लोग समझ रहे हैं। समाजवादियों की जो खूबियां जो आप अपने स्कूली जीवन से देखती रहीं, और बाद के दिनों में, हाल के दिनों में जो कुछ चीजें आपने कही, उस पर भी मित्रों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो निश्चय ही यह दोनों रंग हैं, दुखद भी हैं। ऐसे में और क्या कहा जाए, मगर हम कहीं ना कहीं आपके भीतर की सादगी और मजबूती दोनों को ही सलाम करते हैं तमाम मित्रों की ओर से। वाणी बहुत जी। धन्यवाद, ये मैंने रखा था आपका, बिहार से पटना से निकलता है, जी जी। नवभारत इसको, टाइम्स साहब, हाँ, आप बीच में दिखाइए, इसीलिए बीच मैंने में पढ़ा। दिखाइए। जी, हाँ हाँ बीच में रख कर दिखाइए जी। हाँ हाँ, देखे जी, दिखता है। हाँ, दिख रहा है जी। इसी को और मैंने सुना है। हाँ, और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आप कुछ और बात करें। और हितेंद्र पटेल जी एक अनुरोध भी आपसे आप कर रहे हैं। पूछेंगे तो मैं बताऊंगी, जी बहुत सारा बात बता दी। जी जी। किशन हितेंद्र जी पटेल जैसे जी। लोग मिलना भी जिंदगी में बड़ी बात है। किशन जी जैसे लोगों के साथ रहना, कभी हम लोग बात नहीं करते थे, क्योंकि उनको टाइम नहीं है, और उनका टाइम मेरा टाइम अलग है। कभी वो रहेंगे तो मुझे कोई काम से बाहर जाना पड़ता है, मैं नहीं रहती हूँ, ये भी होता है। जी, और हमारे साथ हितेंद्र पटेल जी हैं, वे आपको प्रणाम कह रहे हैं और यह अनुरोध भी प्रणाम जी, कर रहे आप हैं। हाँ आप बोलिए। जी, हितेंद्र जी अनुरोध कर रहे हैं कि अर्पण जी, मैं इनको पहली बार सुन रहा हूं, अच्छा लग रहा है, और इनको कुछ गाने के लिए भी कहिए एक दो लाइन। चूंकि संगीत की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई, और कैसे संगीत को आप साधी हुई हैं, इसकी चर्चा हमने शुरुआत में भी की वाणी जी, कि आप जल्दी इसलिए सोती हैं कि सुबह उठकर आप अभ्यास करें। आज भी आप यह कर रही हैं, और संगीत से जो अनुशासन आया, उससे जो राशि आई, वह भी कहीं ना कहीं आपके घर परिवार को चलाने में सहायक रही है। संगीत एक बड़ी साधना के रूप में आपके जीवन में है। अगर इस अवसर पर कुछ पंक्तियां गुनगुना सकें तो अच्छा हो। देखिए, जब अभी अभी लॉकडाउन हुआ था तो मैं पुणे में थी। पुणे में थी तो हॉस्टल में थी, अनाथ बच्चों के साथ रहती थी। तो क्या करेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? मैंने सोचा कि अगर पैदल मैं चल के उड़ीसा जाऊं, तो मुझे पूछे कैसे जाएंगे, खाना कहाँ खाएंगे? मैंने कहा कहीं मंदिर मस्जिद में खा लेंगे। तो बोला नहीं, मंदिर मस्जिद भी बंद है। मैंने कहा बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल हो गया, मंदिर मस्जिद बंद है तो खाना कहाँ खाएंगे? ऐसा ही होता है। यह शिवानंद तिवारी जी की प्रतिक्रिया आ रही है।
वे लिख रहे हैं, मैंने वाणी जी को हाँ बहुत सुना है, संगीत की साधक हैं। और कई मित्रगण हाँ, उनके तो घर में थी ना, जी, उनके घर कई में लोग थी, गाना गाती थी। कई लोग तो जान रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके गायन को नहीं सुना है। तो खट्टी ठीक मीठी है, मैं यादें। 2 लाइन गा देती हूँ। हाँ प्लीज। अभी टाइम क्या हो गया, मेरे पास में आप, घड़ी नहीं। आप आज समय को भूल जाइए, आज के दिन आप समय को भूल जाइए। जी जी। ठीक है, मैं 2-4 लाइन गा देती हूँ। जी स्वागत। राम सुमिर राम, सुमिर राम, सुमिर राम, सुमिर यही तेरो काज है, हे राम सुमिर राम, सुमिर यही तेरो काज है, माया को संग त्याग, हरि जोगी शरण लागे, माया को संग त्याग, हरि जोगी शरण लागे, जाड़ सुख मानो मिथ्या जगत सुख मिथ्या रूप सब साज है, हे राम सुमिर राम, सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर राम, सुमिर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा। वाणी जी। शुक्रिया नहीं, आप बोलने से पहले मैं मेरा इंस्ट्रूमेंट यहीं रख देती, तो उसको बजा देती। जी नहीं जी। लाइक, ये लोग शिवानंद तो तिवारी अच्छे हैं, जी। इनके पास। हाँ शिवानंद जानते हैं मुझे, और हाँ गाने के वो बारे में अभी, वो गाने तो गाते हैं। हाँ वो अभी लिख रहे शिवानंद हैं, गाना वाह। गाते जी जी। वो इस गीत को गाने को पसंद कर शौकीन है। रहे हैं। शिवदयाल जी लिख रहे हैं, पहली बार सुना आपको, अद्भुत। हितेंद्र पटेल जी भी इस गीत को और इस गायन को, इस आवाज को पसंद कर रहे हैं। और नहीं मित्रों जिस देखिए, 71 ईयर्स मुझे हो गया, जी 71 चल रहा है। जी अगर गाना प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आवाज नहीं निकलेगी। जी बिल्कुल। प्रैक्टिस करने से आता है। हाँ। और कोई भी आदमी 100 साल तक गा सकता है। वाह जी। और कुछ बातें हम लोग और कर लें मित्रों। देखिए, भारतीय राजनीति आप, पर एक दृष्टि, हाँ गतिरोध, जानते हैं। संभावना और चुनौतियां, किशन पटनायक। हम्म इस पुस्तक का हम्म संपादन अशोक सिक्सरिया जी और सुनील जी ने हम्म मिलकर किया। वे हाँ हाँ हाँ। जी, ये दोनों इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं। पुस्तक तैयार करने के पीछे श्रीमती वाणी मंजरी दास की प्रेरणा और शुभकामना रही है। हमने कोशिश की है कि पुस्तक उनकी परिकल्पना के अनुरूप बन सके। साथ ही कश्मीर उत्पल, नवीन, संजय भारती, देवी प्रसाद मौर्य, हरिमोहन मिश्र और प्रेम सिंह ने पुस्तक तैयार करने में कई तरह से सहयोग किया है। इस तरह से हाँ। यह बातें आई और तमाम लोग जुड़े हुए हैं, गंगा प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, और सभी लोग यह बात जानते हैं कि किशन पटनायक जी के कामों को, उनके लिखे हुए को पुस्तकाकार रूप देने में आप कितनी मेहनत कर रही हैं। तो इस संदर्भ में भी कुछ बात करें और कुछ हमें बतलाएं। किशन जी के जाने के हाँ, बाद उनके काम को लेकर जिस तन्मयता के साथ आप लगी हुई हैं या लगी रही, इसके बारे में भी कुछ बतलाएं जी। इसका श्रेय अशोक सक्सेना को जाता है, उनके बाद गंगा जी।
ये जैसा ये जो मुझे मिल गया, ये मोनिका प्रसाद जी ने जो लिखा, इसको ये सारा रह के ये एक किताब बन जाएगा। जितना सारा लेख किशन जी के बारे में आता है, ये सब रहता है, उसको किताब बन जाएगा, बाद में लोगों में बांट दिया जाएगा। और कुछ पूछ रहे हैं? जी, मैं यहाँ बोलिए। पर एक और प्रतिक्रिया रख रहा हूं। हितेंद्र पटेल जी लिख रहे हैं, कलकत्ता कभी आइए, हमारे साथ रहिए, कम से कम एक दिन। तो कलकत्ता अ, जाती हूँ। हाँ, और जी जी अशोक जी के पिताजी मुझे कहते थे, मुझे और किशन जी को कहते थे, मैं तो लोहिया को नहीं जानता हूँ, आप दोनों को जानता हूँ। मेरा अशोक का क्या होगा पता नहीं। मैं जाने के बाद आप दोनों अशोक के साथ रहिए। अशोक सक्सेरिया, आप जानते होंगे उनको। जी जी, बिल्कुल हमने उन अशोक पर भी सक्सेरिया को एकाग्र जानते किया। हैं? जी जी, हाँ हाँ, हमने उनके पिताजी जी बोलते, सीताराम जी सक्सेरिया। सीताराम हम जी दोनों जी को बहुत करते थे, किशन जी को मुझे बोलते थे कि जी मेरा जो अशोक है उसका क्या होगा, आप दोनों उसको संभालिए मेरे पास। जी जी जी, निश्चय मतलब ही दुनिया के लोगों को तो पता है। अच्छाई और बुराई अशोक से, जी, जी, अच्छाई और बुराई दोनों ही रंगों से यह दुनिया बनी हुई है, और ये दोनों ही रंग आज भी आपके वक्तव्य में आए। हितेंद्र पटेल जी की एक और प्रतिक्रिया, वे लिख रहे हैं कि अशोक सिकसरिया जी ने ही किशन जी से मुझे मिलवाया था। तो हाँ हाँ। कलकत्ता में, जी, कलकत्ता में, कोलकाता में ऐसे बहुत लोग हैं जो किशन जी से अशोक सिकसरिया जी के माध्यम से ही मिल पाए। और हाँ हमारे लिए, हाँ जी, हमारे लिए यह भी बहुत सुखद है वाणी जी कि हमने पूर्व में अशोक सक्सेरिया जी पर भी ऐसा ही एकाग्र किया, इसका संतोष है। और इस एकाग्र में जो कृष्ण पटनायक जी पर चला इस बीच, और आज आपके संवाद के साथ यह विराम लेगा, इसमें भी कई ऐसे वक्ता आए जो उसमें भी शामिल रहे। दोनों ही एकाग्रों में कई हमारे सामान्य वक्ता यहाँ पर शामिल हुए। मित्रों, आज के इस आपका कार्यक्रम के काम लिए, सबसे बड़ा है। अब आपके काम के सामने में मैं बिल्कुल बौनी पड़ जाती हूँ, ना ना ऐसा छोटा हो ना जाती हूँ। सोचें। नहीं आपने नहीं, इतना बिल्कुल वाणी काम जी। किया, इतना दिन ये रिकॉर्डिंग वगैरह करना आसान बात नहीं है। इसी लाइन की मैं हूँ। आप जो हाँ। काम कर रहे हैं, इसी लाइन की मैं हूँ ना। मैं समझ रहा हूँ, आप मैं समझ बोलेंगे 15 मिनट बोलो, मैं बोल दूंगी। 3 मिनट बोलो, मैं बोल दूंगी। रहा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग का काम तो मेरा था पहले, हूँ। अभी भी वही हाँ, करती हूँ। एक अभी भी दिखाने से वही। 1 मिनट, ऐसा दिखाने से आधा मिनट, ऐसा करने से खत्म करो, वो सारा मैं जानती हूँ। तो आपने जो बताया, मैंने कहा इसको तो कोई शूटिंग तो नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छा है ये लड़के के पास ये सारा सामान था, जी, ये सारा तो वो बहुत कर दिया। अच्छे से बातचीत आई, और हर बात स्पष्ट आई, और आपने भी बहुत ही व्यवस्थित रूप में अपनी बात रखी। आपकी अपनी यात्रा जो हम जानना चाहते थे, और जो मित्रगण जान भी रहे थे, आपकी किताब भी लोगों ने पढ़ी है, उनमें उन्हें भी इस बातचीत के माध्यम से कई नई बातें जानने को मिली। अगर कृष्ण पटनायक जी एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में, एक बड़े स्वप्न दृष्टा और समाज निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामने आते हैं, तो उनकी नींव में कहीं ना कहीं आप हैं। घर परिवार को जिस तरह से संभालना, वह सब है। और दोनों के बीच का जो एक समन्वय था, कई स्तरों पर, विचार के स्तर पर, क्रियाकलाप के स्तर पर, वह समन्वय भी दिखता है। और आज जब किशन जी नहीं हमारे नहीं, बीच जो थे, बाल बच्चा अगर हम लोग बनाते, उनको संभालने में बहुत होता है। हम जी लोग के पास कई लड़की लड़का पढ़ के गए, सब इंडिया टॉपर हुए, ये हुए, उससे हम खुश हैं बस। अपना आगे नहीं पीछे नहीं। देखिए, मैं अगर मर जाती हूँ, मेरे घर में लिखा है दीवार पर, मेरे डेड बॉडी एम्स को दे दीजिए, खत्म। क्यों जलाएंगे? जलाने के लिए 2 घंटा लगेगा, क्यों बैठेंगे मेरे लिए? मैं तो मर गई, खत्म मेरा काम, मेरा जिंदगी खत्म। किसी को बिठाना नहीं है मेरे बाद। ये घर भी मैं दे दूंगी, ओल्ड एज होम को दे दूंगी। मेरा नाम से घर है,
मैंने बहुत कठिन परिस्थिति में लिया है, थोड़ा थोड़ा पैसा दे के। सरकारी घर है, बोर्ड हाउसिंग बोर्ड का घर है ना सरकारी, तो जी इसको भी दे देंगे। इसको रख के क्या फायदा? जी। अभी देखिए 71 चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल जिंदा रहेंगे और मुश्किल से। और इतना लोग करके क्या रखेंगे? कोई नहीं। नहीं, अभी तो बहुत सारे काम करने हैं आपको। और कई वक्ताओं ने भी यह बात कही कि तीसरी लोकसभा में जो वक्तव्य दिए गए, जो भाषण दिए गए किशन जी के, वे उसके हाँ कुछ हाँ अंश तो संकलित हैं, मगर वह पूरा का पूरा हाँ अंश हाँ हाँ संकलित हाँ। नहीं है। तो वह सब बहुत सारे काम उस हैं। टाइम होता कई नहीं था। किताब। ये सारा शिवानंद तिवारी ने लाए थे, जितना सारा हाँ बुक्स है लोकसभा का। शिवानंद तिवारी, अशोक सक्सेना ने कहा कौन लाएगा, मैंने कहा शिवानंद तिवारी ला सकते। उन्होंने बोरा भर के लाकर अशोक सक्सेना को दिया था। वो फिर बाद में गंगा प्रसाद को मिला तो गंगा जी ने सब उसको बनाया। जी जी। अच्छा, सब सारा शिवानंद क्या काम है ये? हाँ, बता भी लोकसभा रहे का। थे। लेकिन 65 के बाद डॉक्यूमेंट्स मिलता है, उसके पहले होता नहीं था। शिवानंद ने सारा किया है। जी जी क्योंकि जी अशोक के घर पर तो हम हर महीने जाते थे, रात में जाने से सवेरे पहुंचते थे। तो उनको मैंने कहा सब हम लोग तब मिलके किए थे, लेकिन अशोक जी चले जाने से मुश्किल हो गया सारा। मेरा किताब भी मुश्किल हो गया। अशोक जी तो एक समर्पित आदमी थे, जी। बहुत अच्छे आदमी थे। आपने जितना काम किशन जी के लिए किए अर्पण जी ने, उतना काम उन्होंने भी किया। जी विकल्प नहीं, नहीं है, मैंने मैंने दुनिया का मैंने नाम भी उन्होंने रखा। मैंने कुछ नहीं किया है वाणी जी। बस एक सूत्रधार की छोटी सी बहुत किया। भूमिका है, लेकिन हमें संतोष हुआ छोटी सी यह नहीं, सब बहुत बड़ा करके। काम। ऐसा कोई करेगा नहीं, ये काम कठिन है। क्योंकि मैं तो इसी लाइन की हूँ ना, रिकॉर्डिंग बिकॉर्डिंग का काम मैं जानती हूँ। और इतनी सी जी। थी तो बॉम्बे में तो पिक्चर हाँ लाइन में थी ना। रात हाँ। रात भर पिक्चर के लिए रिकॉर्डिंग करो, ये करो वो करो। गाने का नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह होता है, उसमें वॉइस देना पड़ता है। कितना टाइम देंगे, क्या करेंगे, इतना सेकंड देना है, ये करना है। घड़ी लेके चलते रहते, ये सारा पता है मुझे। ये काम सहज नहीं है। आपने जब जी कहा कि ऐसा बैठना है, ऐसा बैठना है, मैंने उनको कहा है क्या शूटिंग हो रहा है क्या, ऐसा बैठना है। पिक्चर में, नहीं, मराठी बहुत। पिक्चर में काम भी की हूँ। जी जी तो जी। निश्चय ही पैसे के आपकी लिए यात्रा, जी, बहुत ही तमाम अनुभवों से भरी हुई यात्रा है। एक जीवन में और व्यक्ति। जी जी। वहाँ एक जी। काम मिल जाता है, हुनर में आपके हाँ पास हुनर है, मिल जाएगा। मुझे किसी ने कहा अरे तुम राम कदम के पास जाओ, यहाँ आते हैं, बोलो उनको पैसा नहीं है, काम देंगे। मैं जाके पूछे, मेरे पास पैसा नहीं है, गाना जानते हो, काम देंगे क्या? गाना गाओ, गा दिया, बस मिल गया काम। वहाँ हम्म। कोई बैकिंग नहीं लगती है। उड़ीसा में जी बैकिंग लगती है, वहाँ नहीं लगता है। मध्य प्रदेश गई, रिकॉर्डिंग करके आ गई, उन लोगों ने किया, कोई मुश्किल नहीं होता है। महाराष्ट्र ने आपको बहुत प्रभावित किया है। महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र बहुत किया, नहीं तो अकेले रहना मुश्किल होता। जी किशन जी के बाद किशन जी के किताब को अवार्ड मिलता है, अवार्ड मिलने के बाद मुझे बताया नहीं जाता। जबकि पांडुलिपि मैंने दी थी, उड़िया किताब था, मिल जाता है अवार्ड, मिलने से मुझे बताते नहीं। बाद में जो पैसे लेने की वक्त आता है तो लीगल हायर कोर्ट में हूँ, मेरे पास आता है, आप लिखो, आप लिख के दो, मुझे पैसा लेना है। क्यों? क्यों पैसा? अवार्ड मिला। मैंने कहा बताया क्यों नहीं, क्यों बताते आपको? ये किशन जी के खास आदमी बोलते हैं, नाम बोलेंगे तो मैं बोल दूंगी, क्योंकि मैं तो जिंदा रहने वाली नहीं हूँ, जल्दी नहीं मरने वाली हूँ, तो लोगों को पता चलना चाहिए। लिंगराज प्रधान जेल में पढ़ता था, जो आगे आ गया था, वो बोला मुझे, आपको क्यों क्यों बताएंगे? और बेटा किशन जी की किताब को पांडुलिपि मैंने उसको दिया था, लेकिन मुझे नहीं बताया, और पैसा भी वो ले लिया। मुझे बोला आप साइन कीजिए, मैंने कहा मैं साइन क्यों करूं, और साइन करेंगे क्या, आदमी बुलाओ। तो मुझे आया गुस्सा। मैंने कहा आप ही गेट से जाइए, फिर कभी गेट के अंदर मत आइए। और लेकिन वो पैसा ले लिया। पैसा लेने से क्या होता है?
और तो किशन जी की किताब को मिला था ना, ले लो पैसा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे हो जाता है मेरा पैसा। इसीलिए मैंने किसी के पास जाके खड़ी नहीं हुई कि मुझे पैसे दीजिए, ऐसा दीजिए, ऐसा दीजिए, मिल जाता है। पूरी जात देखिए, देवदासी लोग कैसे होते हैं, देवदासी लोग जो होते हैं, हमको भगवान एक बच्चा दे दो, लड़का, हम एक लड़का लड़का आपको दे देंगे, एक लड़की दे देंगे, वो लड़की जाके देवदासी बनती है मंदिर में, उसको खाने को नहीं मिलता है, जगत के नाथ की पत्नी बनती है वो। तो ऐसे लोगों के साथ काम करना, उनको थोड़ा थोड़ा पैसे दे आते हैं हम, हमारे पास पैसा होता है। और मित्रों, इस अवसर पर हमें कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। उनमें से कई चित्र आपने पूर्व में देखे भी होंगे, लेकिन एक बार चूंकि वाणी जी ने बहुत मेहनत करके उन चित्रों को हमारे साथ साझा किया है, तो हम उन चित्रों को देखते हैं और इसके बाद इस कार्यक्रम को विराम देंगे और इस एकाग्र को कौन सी भी, चित्र है? वो जो आप कौन सी भेजी चित्र है, है? मैं दिखा रहा हूं, आपको भी आपको? दिखेंगे हाँ, इस। हाँ हाँ, हाँ, जिनमें लोहिया जी वो हैं। लोग थे सर। हाँ, तो उनको मैं यहाँ सत्यदेव स्क्रीन, त्रिपाठी बाप में मंत्री बन गए। ये चित्र हाँ, हैं सब लोग वाणी हैं। जी, जो आपको दिख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। हाँ, ये तो राम, ये लोहिया जी के साथ है। हाँ, जी किसी ने जी मुझे भेजा था लोहिया जी के साथ। जी। और कुछ एक चित्र और हम देखते हैं। यह चित्र इंटरनेट पर भी उपलब्ध है वैसे सभी चित्र। हाँ, तो ये अलग, इंटरनेट पर मिल सकता है। हाँ, जी जी, अलग अलग अवसरों पर कृष्ण पटनायक जी के कुछ चित्र हैं मित्रों, जो इस कार्यक्रम के लिए आज हमें वाणी जी की ओर से प्राप्त हुए। और यह भी एक बहुत अ, सुंदर चित्र। और यह चित्र देखिए, किशन पटनायक के साथ वाणी मंजरी दास जी, आप दोनों। हाँ, ये एक ही चित्र उनके साथ था। एक जी किसी जी कार के लिए जरूरत था तो बनाए थे, हॉस्पिटल कार के लिए। जी जी नहीं जी, तो और नहीं, और नहीं। और नहीं है। तो यह टाइम जो है, किताब सभी है, को टाइम क्या है। जी, यह जो किताब है साथियों, खामोशी तोड़ते हम्म, बेदीन, वाणी मंजरी दास, हम्म। और जिसका संपादन गंगा प्रसाद जी ने किया, इस किताब से ही यह चित्र लिया गया। और आज हमें गंगा प्रसाद जी के सौजन्य से यह चित्र मिला, शुक्रिया। और इस किताब के बारे में कुछ बतलाएं, खामोशी तोड़ते बेदीन, वाणी जी, इस किताब के बारे में कुछ मित्रों को बतलाएं। कई लोग जान रहे हैं, कई लोग नहीं भी जान रहे हैं। जी ना नहीं, ये तो बचपन की बात है, जब 8-9 साल में शादी तय होती है। जी शादी तय होने से क्या होता है, शादी मतलब कल कुछ प्रोग्राम होगा, और आज सवेरे तब तो लकड़ी में खाना बनता था। मेरी माँ की जो जेठानी है, वो जाके राख उसके हाथ से गिर जाता है, जहां पर शादी होगा उसको। तो सब लोग बोलते हैं ये लड़की खराब हो गई, मतलब मेरी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद से मैं एक अपशकुन लड़की बन गई उसी दिन से। तो मुझे स्कूल बंद हो गया मेरा, तीसरे में पढ़ती थी, शादी तय हुआ मैं तीसरी में थी। तो मेरा स्कूल बंद हो गया। फिर मुझे कभी मौसी के घर, कभी बुआ के घर, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, ऐसा। फिर आश्रम में मैं चली गई, पुरुबाई आश्रम, जिसको गांधी जी ने भेजा था, पुरुबाई करके एक विधवा औरत थी, भेजा था। फिर उनके वहां जाके रहने लगी, वहां जाके सूट काटना, गाना सीखना, और खाना पीना बनाना, लेटर में साफ करना, वो तो आश्रम में सिखाते हैं, तो गांधी आश्रम में वो सब सीखी। और सीखने के बाद फिर मैं कटक चली जाती हूँ। उसके बाद कोई पूछता नहीं, कोई मेरा मुंह नहीं देखता, क्योंकि मैं अपशकुन लड़की हूँ, नहीं देखता है, कोई बात भी नहीं करता है। हमारे वहाँ का एमएलए का नाम मुझे इसलिए याद है, क्योंकि वो मुझे हमेशा मेरे माँ को बोलता था, ये लड़की तो बदनाम हो गई, इसको निकालो घर से, नहीं तो बेशा बना दो। तब बेशा विषय में समझती नहीं थी, बहुत छोटी थी, समझती नहीं। लेकिन मेरे बड़े भाई तब बॉम्बे में पढ़ते थे, तो उनको मेरे माँ बोलती थी ये लड़की को संभालोगी,
इसको निकालो घर से, वो भी बोलते, सब लोग बोलते थे निकालो इसको, लेकिन मैं तो घर से निकली नहीं, घर से कहाँ निकली। अब देखिए उसके बाद मेरे मामा के लड़का ने मुझे रख लिया, वो बड़े एजी के ऑफिसर थे, रख लिया तो मैं कला विकास के अंदर ज्वाइन करके गाना सीखी, स्कॉलरशिप मिल गया, पुणे चली गई, फिर मैं पढ़ने भी लगी, रांची में भी मैं पढ़ी हूँ, पिताजी का जहाँ ट्रांसफर हुआ वहां पढ़ी। आदमी बन जाता है, वो बनता है, मेरा तकदीर ने मुझे बनाया, अगर वो राख नहीं गिरता तो मैं अफसकून नहीं होती, मेरी शादी हो जाती, शायद बच्चे बच्चे में होते, मैं कहीं होती तो क्या पता, लेकिन किशन जी कहाँ, मैं कहाँ। और किशन जी एक ऐसा आदमी थे, ना कभी उन्होंने मेरे बारे में पूछा, ना मैंने कभी उनके बारे में पूछा, कोई कोई मेरा मजाक भी उड़ाते थे, अरे किशन जी तो बहुत औरतों के साथ बात करते हैं, ऐसा बोले, तो मैं बोलूंगी मैं भी बहुत आदमी के साथ बैठ के काम करती हूँ, क्योंकि आपको तो रिकॉर्डिंग का, आप तो अभी जान गए हैं, रिकॉर्डिंग के लिए तो बीच में बैठना पड़ता है ना, चारों तरफ म्यूजिशियन बैठे हैं, मतलब पुरुष लोग चारों तरफ, मैं बीच में, तो मैं जब चारों तरफ पुरुष को लेके बैठ सकती हूँ, किशन जी अगर एक लड़की से बात किए औरत से, तो फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो मैंने सीखा जिंदगी से, गाना अगर नहीं गाती तो मेरे चारों तरफ लड़के नहीं बैठते, लड़के लोग नहीं बैठते, पर सीखती कैसे। अगर पिक्चर में काम नहीं करते, पिक्चर में काम करने के लिए मैंने साइकिल सीखा, क्योंकि साइकिल चलना पड़ता है पहाड़ के ऊपर, तो साइकिल 1 रुपए 1 आना में सिखाते थे, 1 आना देने से 1 घंटे के लिए, पुणे में साइकिल मिलता है 1 घंटे के लिए 1 आना में, तो हम लोग छुट्टी के दिन में जाके साइकिल चलाते, तो साइकिल चलाने से 10 रुपए मिलता है ना, 1 घंटा साइकिल चलाएंगे 10 रुपए मिलेगा पिक्चर लाइन में, तो 10 रुपए मिलते तो क्या बुरा है, 10-12 रुपए की क्या साइकिल चला के आ गए, सब काम किए, चाहे कोई भी हो। अभी दादा साहेब फाल्के का अवार्ड मिलता है, मैंने दादा साहेब फाल्के को देखा है, कोल्हापुर में उनके स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग किया है, तो वो तो महान आदमी है, उस जमाने के बड़े आदमी है, अभी अवार्ड मिलता है, फाल्के बोलते हैं, ये बोलते हैं, मैं मन में सोचती हूँ कि जिस आदमी को मैंने इतने बड़े से देख के आई हूँ, वो कौन से बड़े, वो भी बहुत अच्छा आदमी थे, बी शांताराम के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया है रात रात को, ये तो पैसे के लिए तो करना पड़ता है। अगर ऐसे जैसे हमारा एमएलए बोलता था इसको बेश्या बना दो, अगर बेश्या बना देते तो मैं तो पुणे में भी बेश्या बन सकती, मेरे था, जब मुझे मेरे पास पैसे नहीं था मैं बोलती थी, सब बोलते थे तुम गांव चले जाओ, खाना नहीं है कुछ नहीं, मैं बोलती थी मैं मर जाऊंगी, मेरा जो धूल है वो यहाँ से लकड़ी खींच के लेके जाएगा, धूल उड़ के जाएगा उड़ीसा, मैं पास करके जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। देखिए मैं पहुंच गई ना, वही इंदिरा गांधी जिसको हम लोग आज अच्छे भी बोलते हैं बुरे भी बोलते हैं, अगर वो 22 लैंग्वेज में गाना नहीं सिखाती, मैं उन्हीं के कैंप में तो सीखे ना, 22 लैंग्वेज में गाना सीखना है। अब गई थी केरल, केरल भाषा में गा के गई, मुझे पैसा भी मिलता है, अच्छा पैसा देते हैं, केरल का टिकट बना के भेजे, प्लेन में बैठ के चली गई, गाना में रिकॉर्ड की, 10,000 रुपये मिल गया, बस आके पहुंच गई, कुछ तो पैसे तो मिल जाता है, और ये मुझे कौन पैसा देगा अगर नहीं होगी तो, इसीलिए गाना जरूरी है, वो तो मेरा पैसा है। आज भी सवेरे तबला वाला आया था, मैं बुला लेती हूँ उसको, तबला नहीं रहेगा तो गाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, बस तबला वाला आ जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, मन भी खुश रहता है, गा लेते हैं, सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं, बिना प्रैक्टिस के। आपके बिहार के जो शिवानंद ये तिवारी थे, उनका नाम मैं भूल रही हूँ अभी, वो भी बहुत बढ़िया गाते थे, उनको भी मैंने सुना है। बिहार में भी राजा लोग थे, रखते थे जमींदार लोग, मुजफ्फरपुर में भी रखे थे। अच्छा गाना गाने से क्या होता है, हम भूल जाते हैं, दुनिया बहुत को बड़ी बात। खुश रखना अलग बात है, खुद को खुश रखते हैं। जी मित्रों, जब हम देखते हैं कि जो इस किताब का टाइटल है खामोशी तोड़ते हुए दिन, जब एक स्त्री खामोशी तोड़ती है और ऐसी स्त्री जो स्वयं किन प्रतिकूल स्थितियों में स्वयं को स्थापित करती है, स्वयं को बनाती है और एक बड़े व्यक्तित्व
के निर्माण में भी कहीं ना कहीं सहायक है, तो उसकी कहानियों के पीछे की जितनी भी तकलीफें हैं, आज अगर हम उनको सुनते हैं तो उन सभी से प्रेरणा लेने के ऐसे कई आधार हमें मिलते हैं। इसी पुस्तक में किशन जी को लेकर वाणी जी लिखती हैं, इसी पुस्तक से जिसकी बात कर रहा हूं, खामोशी तोड़ते हुए दिन, वाणी जी एक जगह लिखती हैं, मैं अकेली हूं जरूर, लेकिन मुझ पर पहले से ज्यादा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। सबसे पहले एक तो यह कि मुझे किशन जी के विचारों को फैलाना है, फिर खुद को भी औरतों की आजादी और अधिकार के लिए हो रहे संघर्ष में खपा देना है। किशन जी के साथ रहकर जो सीखा है उसे पूरा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया वाणी मंजरी दास जी, आप समय निकाली और इतने आयामों के साथ यह चर्चा संपन्न हो सकी। यह एकाग्र भी आपकी अनुमति से, हम सभी की अनुमति से यहीं पर समाप्त किया जाता है। तमाम लोग इन 16 दिनों में आए और अपने अपने हिसाब से कृष्ण जी से जुड़ी हुई बातें याद की, हम सभी के साथ साझा की। आप सभी लोगों का हार्दिक आभार और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जिन लोगों ने यह पूरा एकाग्र देखा, हमारे साथ जो बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। किशन पटनायक जी को याद करते हुए, उन पर बात करते हुए, उन्हें पढ़ते हुए, उनके विचारों के बारे में चर्चा करते हुए हम सभी हर बार समृद्ध होते रहे हैं, होते रहेंगे। उनकी स्मृति को नमन करते हुए यह एकाग्र समाप्त किया जाता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार।